गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो होपफुली अब सबने ज्वाइन कर लिया है। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं, जो कि आपको पता ही है, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो और हमने सफिशिएंट टाइम लेक्चर्स में भी इस पे लगाया है कि सबसे पहले डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स आया। तीन तीन एलिमेंट्स के सेट्स बनाए गए और डॉबर्नियर ने ये रियलाइज किया कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट्स का अरिथमेटिक मीन था वो सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आ रहा था। तो ये जो तीन ट्रायड सबसे ज्यादा फेमस हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन थी, बहुत ही कम एलिमेंट्स तक ये वैलिड था। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, जिनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज करते हो तो एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स। तो ये भी ओवर टाइम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जब नोबल गैसेस आ गई तो वो एट्थ का नाइन्थ एलिमेंट हो गया। फिर ऐसे आप बहुत कम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे, अप टू एटॉमिक नंबर 20, अप टू कैल्शियम ही आप इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली इस फैशन में अरेंज कर सकते थे। उसके बाद अगर आप एलिमेंट्स को इसमें प्लेस करते हो तो डिसिमिलर एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आना शुरू कर देते हैं। चलो चैट चैट में अभी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, जो भी डाउट्स हैं हम ओवर टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो काफी लंबा सेशन है आज का, आराम से बैठो। फिर उसके बाद लॉदरमेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आई। लॉदरमेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के अकॉर्डिंग क्या था कि लॉदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम्स प्लॉट की अगेंस्ट एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट की? डेंसिटी आपको पता है ना कि क्या होती है, इट इज वेट बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस वर नोन, तो एटॉमिक वेट उस टाइम पे पता थे। तो उस तरीके से लॉदरमेयर ने सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट की और फिर एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ प्लॉट किया। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब इस ग्राफ से आप क्या क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हो कि जो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। जैसे पीक्स पे कौन बैठे हैं? अल्कली मेटल्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो डिसेंडिंग पोर्शंस पे हैं, और जो हैलोजन्स हैं वो असेंडिंग पोर्शंस पे हैं, अपवर्ड स्लोप्स पे हैं। तो ये लॉदरमेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व थी। फिर उसके बाद आया टेल्यूरिक हेलिक्स, जो सर ने बताया नहीं था। ये कई बच्चों ने ना ग्रुप में इतनी बारी पूछा बेचारों ने, ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट ही नहीं था। तो टेल्यूरिक हेलिक्स मतलब एक हाफ हार्टेड सी अटेम्प्ट थी टुवर्ड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब टेल्यूरिक हेलिक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एक सिलेंडर पे प्लेस किया गया हेलिकल फैशन में। हेलिक्स कैसा होता है? तो ऐसे हेलिकल फैशन में डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जैसे लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ऐसे घूम के फिर ऐसे सोडियम आ जाएगा कभी, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम, ऐसे पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम एंड सो ऑन। तो इस टेल्यूरिक हेलिक्स में जब हेलिकल फैशन में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो ये रियलाइज हुआ कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो वर्टिकल लाइंस पे लाई कर रहे हैं। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सिमिलर रहती हैं, तीनों के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यूनिवेलेंट मेटल्स हैं। तो ये इस सिलेंडर पे एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे थे। ठीक है, ये भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलेव ने क्या किया
कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं दोज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो मेंडलीव ने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स और उन्हें ग्रुप वाइज भी सॉर्ट कर दिया। अब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को किस तरीके से प्लेस किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना रहे थे, सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना रहे थे, उनको एक ग्रुप में क्लब कर दिया और ऐसे 8 ग्रुप्स बना दिए। तो ग्रुप 1 will have those elements which will show +1 वैलेंसी, जो यूनिवेलेंट होते हैं, और वो किस टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे? M2O। और किस टाइप की हाइड्राइड वो फॉर्म करेंगे? MH। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है। लिथियम किस टाइप की ऑक्साइड फॉर्म करता है? Li2O। सोडियम किस टाइप की ऑक्साइड फॉर्म करता है? Na2O। पोटेशियम K2O। ये किस टाइप की हाइड्राइड फॉर्म करेगा? LiH, NaH, KH। ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब इनके अलावा जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी यूनिवेलेंट मेटल्स हैं। ये भी इस टाइप की ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, हाइड्राइड्स नहीं बना पाते। तो इनको भी ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया। ऐसे ग्रुप 2 में क्लासिफिकेशन कर दी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 2 में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो +2 वैलेंसी शो कर रहे थे, जो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे ऑफ द टाइप MO। जैसे बेरिलियम की जो ऑक्साइड होगी दैट हैज अ फॉर्मूला BeO। मैग्नीशियम हैज एन ऑक्साइड which has a formula MgO। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स और सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो एक ग्रुप में आ गए। अब इनके अलावा ऐसे जिंक, कैडमियम, मरकरी भी हैं, तो उनको भी यहाँ ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो इस ग्रुप में फर्दर बाइफर्केशन कर दी गई, सब ग्रुप्स बना दिए गए। और वो सब ग्रुप्स कौन कौन से थे? जैसे ये ग्रुप 1A हो गया और ये ग्रुप 1B हो गया। तो ऐसा सारे ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बना दिए गए एक्सेप्ट ग्रुप 8। ग्रुप 8 में ट्रांजिशन मेटल्स को डाल दिया गया, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेसिकली। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम एंड सो ऑन। सब ग्रुप्स इसलिए बनाए गए क्योंकि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चाहे सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बना रहे थे, चाहे वो यूनिवेलेंट थे सारे के सारे, बट ये मेटल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और ये मेटल्स बहुत कम एक्टिव हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर सब ग्रुप्स इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बना दिए गए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब ग्रुप 2A को बिलोंग करेंगे, और जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप 2B को बिलोंग करेंगे। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी आपको ऐसा ही दिखता है।
नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अपने एडवांटेजेस थे कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो भी गई थी, फिर भी हम उनको आराम से प्लेस कर सकते थे इन अ ग्रुप जीरो एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द सिमेट्री ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप जीरो चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल वोंट गेट डिस्टर्ब्ड। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which was based on atomic numbers। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग which was given by मोजले कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज मोर फंडामेंटल बेसिस। एटॉमिक नंबर से फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो एक ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सिमिलर आ जाती हैं। देखिए केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज लॉन्ग एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम रहती हैं। इसीलिए जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। या इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं, और 4 ब्लॉक्स में आप इन 18 ग्रुप्स को डाल सकते हो। जैसे ये आपके क्या बनेंगे, ये आपका एस ब्लॉक आएगा, दिस विल बी पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, एंड दिस इज एफ ब्लॉक। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ऑफ बॉस प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ऑफ बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप एज पर ऑफ बॉस प्रिंसिपल ऐड करोगे, इफ इट गोज टू एस सबशेल तो दैट एलिमेंट विल बिलोंग टू एस ब्लॉक। अगर वो पी सबशेल में जाएगा तो वो पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, अगर डी सबशेल में जाएगा तो डी ब्लॉक को, एंड सो ऑन एफ ब्लॉक। तो एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होंगे, पी ब्लॉक में आपके पास 6 ग्रुप्स होंगे, डी सबशेल में आपके पास 10 ग्रुप्स होंगे, और एफ ब्लॉक में आपके पास 14 ग्रुप्स रहते हैं। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनको कि मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है? एस एंड पी सबशेल वाले, हाँ सॉरी, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दोज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल कम आउट टू बी NS1, सेकंड वालों की NS2 आएगी। और फिर इधर अगर आप ग्रुप 13 पे आते हो तो इसकी क्या आएगी, NS2 NP1। और जैसे जैसे इधर जाते जाओगे पी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, और लास्ट में जो ग्रुप 18 है आपका, जो कि नोबल गैसेस से बनता है, दैट हैज अ जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। तो नोबल गैसेस में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल की S और P सब शेल्स फुली फिल्ड होती हैं, ठीक है, पूरी शेल फुली फिल्ड नहीं होगी। इसमें आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है। अब जैसे नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट वाली तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है दैट इज यूयूओ। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर्स इनके पता होने चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हीलियम को ग्रुप 2 में होना चाहिए, बट नहीं होती वो, उसको हम नोबल गैस के साथ ही रखते हैं। ये मैंने तब भी आपको बताया था कि बाकी सारे एलिमेंट्स की जितने भी ग्रुप 18 में प्रेजेंट है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 रहेगी एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की क्योंकि 1s2 आएगी, ठीक है, उसमें कोई फर्स्ट शेल में कोई पी सब शेल नहीं है ना। अच्छा, तो इनके एटॉमिक नंबर्स आपने याद रखने हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 7 पीरियड्स हैं उसमें कितने कितने एलिमेंट्स रहते हैं। जो फर्स्ट पीरियड रहता है दैट हैज 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना होगा? 2। नियॉन का कितना आएगा? 10। इसका कितना आएगा? 18। इसका कितना आएगा? 36। फिर 36 में 32 ऐड, सॉरी 36 में 18 ऐड कर दो, इट विल बी 54, फिर 86 और लास्ट में 118। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स याद करने का फायदा क्या है कि लेट से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एटॉमिक नंबर 83 जो एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर बताना है और ग्रुप नंबर बताना है, तो बताइए क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 83 जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताइए। बिल्कुल, पीरियड 6 आएगा और ग्रुप नंबर 15 आएगा। ये आपका फर्स्ट पीरियड है, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो रेडॉन का 86 है ना, तो रेडॉन से आप बस 3 ग्रुप्स पीछे आ जाओ, 83 एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाओगे आप। तो ये कौन सा ग्रुप, ये अगर ग्रुप 18 है तो ये ग्रुप कौन सा होगा? दिस विल बी डेफिनेटली ग्रुप 15, और सेम पीरियड में जा रहे हो आप पीछे की तरफ। नहीं, एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी याद नहीं रखनी। हाँ, और क्वेश्चन अभी करते हैं, ये मैं जल्दी से समराइज कर दूं ना सारा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ही करते हैं। अच्छा, ये वाली सीरीज कौन सी है जो मैं ब्लू से जिसकी आउटलाइन बना रहा हूँ? दिस इज 3D सीरीज, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, बिल्कुल। और ये किस पीरियड में आ रही है? फोर्थ पीरियड में आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो आउटर मोस्ट शेल आपकी कौन सी चल रही है? आउटर मोस्ट शेल इज फोर्थ शेल। जो ये डी सब शेल है वो किसको बिलोंग कर रही है? दैट इज बिलोंगिंग टू थर्ड शेल। तो अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो देखो मेरे को कैसी मिलेगी। दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, लेट से दिस इज द nth शेल। जो डी सब शेल होगी दैट विल बिलोंग टू द सेकंड लास्ट शेल n माइनस वनथ शेल को बिलोंग करेगी। तो डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने लिखनी होगी तो दैट विल कम आउट टू बी n माइनस वन डी 1 to 10 ns 2 होता है जनरली। एन एस सबशेल की फिलिंग के बाद फिर उसके बाद डी सबशेल की फिलिंग होगी। तो कई कई केसेस में आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको याद हो ही गई होगी। ठीक है, तो ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अच्छा, एफ, जो फर्स्ट एफ की सीरीज है
जिसको कि आप इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हो। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज आपको कौन से पीरियड में देखने को मिलती है? सिक्स्थ पीरियड में, बिल्कुल। तो ऑफ बॉस प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, मैं बनाता हूं यहाँ पे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p। बस बहुत है। अब हम डायगोनल लाइंस बना लेते हैं इस पे। ये 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d फिल करते हैं, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 6s के बाद जाके 4f की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट आएगा ये सीजियम है, विच इज 6s1। उसके बाद एक और जो एलिमेंट आएगा दैट इज बेरियम, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 6s2। और उसके बाद फिलिंग किसकी होनी चाहिए थी? 4f की। 6s के बाद 4f की फिलिंग होनी चाहिए थी, बट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? 5d में चला जाता है। तो जो आपका लेंथनम है यहाँ पे, दैट हैज अ कॉन्फ़िगरेशन 5d1, 6s2। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? वो फिर 5d में नहीं जाता, फिर 4f की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे 4f1 आ जाएगा, फिर 4f2, 4f3 चलता जाएगा अप टू 4f14। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 14 ग्रुप्स होंगे, मतलब 14 एलिमेंट्स आएंगे, 14 ग्रुप्स नहीं मेरे को बोलना चाहिए। तो ये आपकी 4f सीरीज है जो कि फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है। ऐसे ही नीचे की तरफ 5f सीरीज आएगी। अब लेंथनम की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन 14 एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज सिमिलर ही रहती हैं। तो इन 14 एलिमेंट्स को हम लेंथनॉइड्स बोल देते हैं। सिमिलरली 7th पीरियड में यहाँ पे एक्टीनियम आता है, और एक्टीनियम के बाद 5f सीरीज की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये 14 एलिमेंट्स हैं जो कि 5f सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल एक्टीनियम जैसी हैं, इनको हम एक्टिनाइड्स बोल देते हैं। एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स। और जब भी आप एफ ब्लॉक देखते हो, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स में ये 14 एलिमेंट्स के साथ लेंथनम और एक्टिनियम को भी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो लेंथनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक में भी पढ़े जाते हैं और एफ ब्लॉक में भी आप उन्हें स्टडी करते हो। अब फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। देखिए एटम का साइज, एक आइसोलेटेड एटम का तो साइज आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। वो तो स्पेस में कहीं पे भी रह सकता है ना। तो अगर एटम की कुछ बाउंड्री नहीं है तो उसका हम साइज फिर कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम बॉन्डेड एटम्स का या दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करके उस डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं और उसको एटम का रेडियस बोल देंगे। अब एटॉमिक रेडियस हमने तीन तरीके से डिफाइन किया था। एक एक था कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस हमने मेनली यूज किया था फॉर नॉन मेटल्स जो कि एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो व्हेन टू एटम्स आर bonded to each other,
by means of a single covalent bond. ये आप अपने नोट्स में भी ये पॉइंट लिख लेना, शायद बताना रह गया हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखोगे आप, जैसे O2 है, O डबल बॉन्ड O लेके आप डिस्टेंस मेजर करके उसका अगर हाफ करते हो तो वो कोवेलेंट रेडियस नहीं होगा। आप O सिंगल बॉन्ड O कंसीडर करो, उसमें डिस्टेंस मेजर करो और उसका हाफ करोगे, तब जाके आपके पास रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वैसे सिंपल है। आपने दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस देख लेना है और उसको हाफ कर दोगे तो वो आपका कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ये तो आसान है जब आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर हेट्रोन्यूक्लियर हो गया मतलब दो डिफरेंट एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग हैं, तो ऐसे सिनारियो में आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ दिस एटम ए एंड एटम बी हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो डिस्टेंस आता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, that will be equal to the covalent radius of A plus covalent radius of B minus 0.09 into the electronegativity difference of the two atoms. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था बुकलेट में, ये भी आप नोट कर लेना। इतना ज्यादा वैसे सिग्निफिकेंट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन कोई इस पे बेस्ड होगा। जहाँ पे आपने कोवेलेंट रेडियस नोट किया होगा ना, ये भी आपने नोट कर लेना है। ये मैंने तब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तब तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी थी। फिर मेटालिक रेडियस आप किसके लिए डिफाइन करते हो? मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड फॉर मेटल्स जो कि एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं। तो आपने जैसे आयरन का लेटेस्ट लिया, इस तरीके से दो आयरन के एटम्स के बीच में आपने डिस्टेंस देख लिया, उस डिस्टेंस को आपने मेजर किया और उसको हाफ कर दिया, तो वो आपका मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस आ जाएगा। लेटिस क्या होता है? लेटिस इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फिर उसके बाद हमने देखा था वॉन्डरवॉल्स रेडियस। वॉन्डरवॉल्स रेडियस हम किन के लिए डिफाइन करते थे? नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए। जैसे नोबल गैसेस के लिए तो आप कोवेलेंट रेडियस कभी भी डिफाइन कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो वॉन्डरवॉल्स रेडियस आप कैसे डिफाइन करोगे? दो सबसे पास वाले नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना है और उसको हाफ कर दोगे तो यू विल गेट वॉन्डरवॉल्स रेडियस। लास्ट वाली स्क्रीन देखनी थी, देख लो देख लो। लैटिस एनर्जी अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। हेट्रोन्यूक्लियर होता है जब आपके पास जो दो एटम्स हैं किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में वो डिसिमिलर हों। एक मॉलिक्यूल के अगर दोनों एटम्स सेम हो गए तो वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर दोनों एटम्स डिफरेंट हो गए, एक एटम लेट से नाइट्रोजन है, दूसरा कुछ और हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वो हेट्रोन्यूक्लियर बन जाएगा। अच्छा, इन तीनों में वॉन्डरवॉल्स रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कोवेलेंट रेडियस हमेशा सबसे कम आएगा, फिर मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस इससे ज्यादा होगा, वॉन्डरवॉल्स रेडियस सबसे ज्यादा आएगा। अब ऐसा क्यों है कि जो वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होती है, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि दो नॉन बॉन्डेड एटम्स या दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट करती हैं। तो ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं। जिन दो एटम्स, जिन दो मॉलिक्यूल्स में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, उनमें वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होती हैं। फिर ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं,
मेटालिक बॉन्ड्स वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होते हैं। तो आउट ऑफ दीज थ्री कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो एटम्स सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे वो सबसे पास पास होंगे, इनमें जो डिस्टेंसेस आएंगे वो सबसे कम आएंगे। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम आएगा, मेटालिक रेडियस थोड़ा ज्यादा आएगा, वॉन्डरवॉल्स रेडियस थोड़ा और ज्यादा आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक बारी हम जनरल सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आपके पास कोई एटम है, आपने उसको गैसियस स्टेट में लिया, आइसोलेटेड दुनिया में एक ही एटम है आपके पास, और इसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी आप इन्वेस्ट करोगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। अब अगर हम इस गैसियस साइन से जो यूनिपॉजिटिव गैसियस साइन बनाया है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, उसमें जितनी भी एनर्जी हमें लगेगी, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इतना आप समझते हो, फर्स्ट प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी या सेकंड वाले प्रोसेस में? सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसमें आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो गए हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा हो जाएगा, जो बचे कुचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके हिस्से में ज्यादा प्रोटॉन्स का चार्ज आएगा, दोज विल बी मोर टाइटली हेल्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। तो IE2 will always be greater than IE1। ऐसे जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। फिर किसी ने पूछा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट्स की दी हुई है तो क्या हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं? हाँ, सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे। इसमें जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बस सब्ट्रैक्ट कर दो और पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ये मॉड्यूलस लगाया है मैंने। वो रूट डेल्टा, जो डेल्टा था वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेट करता था। चलो, अब जैसे ये आपको एक एग्जांपल दी गई है, तो मैंने फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एटम आपको बताई हैं। एक है 50, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा लग रही है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा लग रही है। तो आपने बताना है कि इस एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 या 3? 2 आएगा आंसर, 3 क्यों आएगा? पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी, बस बस बस। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ऑब्वियसली सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी 56 से, तो 108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ रही है यहाँ पे, तो एकदम से बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो दिस मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपका आयन होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया होगा। वो स्टेबल कब हुआ होगा? जब उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, तो दिस मींस उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। जस्ट किरण करेंगे आयनिक रेडियस, अभी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसमें देखते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालने की या इलेक्ट्रॉन किसी भी गैसियस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी टेंडेंसी है। और जितना भी एनर्जी चेंज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज that is associated when an electron is added to an isolated gaseous atom. और यूजुअली ये जो प्रोसेस आता है वो क्या होता है, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो इसका जो एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। जब भी एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज विल बी नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी पॉजिटिव। ये आपने ध्यान रखना है, आगे थर्मोडायनेमिक्स में जाके हम यूज करेंगे। एनीथिंग विच गोज इनटू द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी देखो क्या थी, हमने कितनी एनर्जी दी है तो वो पॉजिटिव आती थी हमेशा। अब इस यहाँ क्या है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं टू अ गैसियस एटम, और इस प्रोसेस में यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कई केसेस में हमें धक्के से भी इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर पॉजिटिव आएगी। अब जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और O नेगेटिव आयन बनाया, तो इस प्रोसेस का जो एनर्जी चेंज आएगा दिस विल बी नेगेटिव। इसको डेल्टा H1 बोल देता हूँ। अब O नेगेटिव जो मेरा गैसियस आयन है इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं और क्या बनाते हैं, O2 नेगेटिव। ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है इसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? हाँ, अब ऑलरेडी आपके पास एक एनायन था, ऑलरेडी ये स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसकी और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दिस विल फेस अ लॉट ऑफ रिपल्शन, अपने आप से करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें। तो सेकंड वाले प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो एनर्जी चेंज आएगा दैट विल बी एंडोथर्मिक, पॉजिटिव आएगा। और ओवरऑल जो प्रोसेस बनता है ये भी मैंने आपको बताया था, अगर दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड कर दूं, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं और O2 नेगेटिव गैसियस आयन बनाता हूं, ओवरऑल जो एनर्जी चेंज आएगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? ओवरऑल वाज एंडोथर्मिक। ये ध्यान रखना है आपने। पहले वाले केस में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, सेकंड वाले प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही उससे ज्यादा तो आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो ओवरऑल आपको कुछ स्पेंड ही करनी पड़ेगी, मिलेगा कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेट्स से नेगेटिव आ रही है, लेट्स से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप क्या ले लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कई बार ये किलो जूल पर मोल में भी दी होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस किलो जूल पर मोल में ही दी होगी। ठीक है, तो लेट्स से -1110 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये वाला। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बनेगी दैट विल बी 1110 किलो जूल पर मोल। तो नेगेटिव का आपने पॉजिटिव कर देना है,
और अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी आती ही पॉजिटिव है, तो उस सिनारियो में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जीरो ही मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आप जैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जिसकी टेंडेंसी नेगेटिव आ रही है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव आ रही है, तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एटम की कुछ भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो वो जीरो ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम नेगेटिव नहीं लेते, वो जीरो ही लेंगे, जैसे नाइट्रोजन के केस में होता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन वैसे तो नॉन मेटल है, इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना चाहिए, बट ये नहीं कर पाता इतना इजीली। क्यों नहीं कर पाता? हाँ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 2s2 2p3, तो दिस इज हाफ फिल्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को डालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, तो यू हैव टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी चेंज आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, दैट विल बी नेगेटिव। सॉरी, तो जो, क्योंकि एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही है, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर आप देखते हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा होना चाहिए था। नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिले, तो तब आपने उसको जीरो ले लेना है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखो किस किस की जीरो होगी, जिनकी काफी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हो गई? नोबल गैस हो गई, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, आपको एनर्जी डालनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। तो इनकी कुछ भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रहती, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप जीरो लोगे। नहीं, फुली फिल्ड और स्यूडो नोबल गैस सेम नहीं है। अब जैसे फुली फिल्ड तो ये भी हो सकता है ना, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज नियॉन 3s2। इसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसकी भी हम अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें तो वो जीरो आएगी। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आपको एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तब ज्यादा होगी जब आपका एटॉमिक साइज छोटा हो। एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए। साइज जितना छोटा होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा होगी, तो उतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सकते हो, और उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो हैलोजन शुड हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं? जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज क्योंकि सबसे ज्यादा छोटा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट होता क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी आएगी? क्लोरीन की आती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। अब फ्लोरीन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा हो जाता है, इसका शेल साइज बहुत ज्यादा छोटा है। चाहे जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसको ज्यादा फील होगी, बट शेल साइज छोटा होने के कारण
जो बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वैलेंस शेल में, वो इस 8th इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली अकोमोडेट नहीं करेंगे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी, जिसके कारण एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और इसी के कारण से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। क्लोरीन की मैक्सिमम आएगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में होता है। ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट सल्फर की ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का शेल साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनकर्स और लॉट ऑफ रिपल्शंस। सल्फर का शेल साइज बड़ा होने के कारण, सल्फर का शेल साइज बड़ा होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली आप एकोमोडेट करवा सकते हो। वैसे अगर ग्रुप 16 की बात करो तो सल्फर की सबसे ज्यादा आती है, सेलेनियम की, फिर ऑक्सीजन की आती है। कुछ ये रहता है, ये एक्सेप्शन है, ये अभी के लिए याद रखने का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, एटॉमिक साइज कुछ नहीं याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रखो। ऐसे तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, सारे थोड़ा भी याद रख लोगे, धीरे धीरे करेंगे। जब मैंने बोली थी कि एस ब्लॉक हमने इंडिविजुअली पढ़ना है, पी ब्लॉक अलग से पढ़ना है, डी ब्लॉक अलग से पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसी है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी बॉन्डेड एटम के लिए डिफाइन करते हो तो इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to withdraw the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. इसमें अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, इधर से इधर जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ से यहाँ जाओगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। बिल्कुल एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। साइज जितना छोटा होगा ना आपके एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। इधर नोबल गैसेस को इग्नोर कर देना है, वो तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं ना करती, तो उनके लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना पॉइंटलेस हो जाता है। तो फ्लोरीन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन आते हैं, जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी ग्रुप 13 की जैसे आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है, आगे जाके ग्रुप 13 में भी करेंगे। डाउट सेशंस में कई बार डिस्कस हुआ है ये, कि ये जैसे आपको ग्रुप 13 के बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सबकी आयनाइजेशन एनर्जीज यहाँ पे दी हुई हैं। डाउन द ग्रुप तो जनरल ट्रेंड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होना चाहिए ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। जैसे जैसे आपके एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से उतना दूर होता जाएगा, उसका रिमूवल उतना ज्यादा आसान होता जाएगा। कम एनर्जी देके भी इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। तो बोरॉन की 801 है, एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए, कम है। गैलियम की कम होनी चाहिए थी, बट एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गई है। फिर इंडियम की फिर कम हुई, थेलियम की फिर बढ़ गई है। अब ऐसा क्यों होता है? अब इसका आंसर जानने के लिए आप ये रीड कर सकते हैं, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि डी और क्या बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है। नो यस, नो यस। चलो, अगर जरूरत से ज्यादा आ रही है तो फिर मैं हेडफोन्स कनेक्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, गैलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज 3d10 4s2 4p1। इंडियम की क्या होती है, इट इज 4d10 5s2 5p1। थीलियम की क्या होती है, इट इज 4f14 5d10
6s2 6p1। तो जहां इनर शेल्स में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उनकी शील्डिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है, रिपल्शन बहुत ज्यादा पुअर होती है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखिए, ये इनर शेल में 3d इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे इनर शेल में 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 3d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो कि पहले वाले एलिमेंट से कम होनी चाहिए थी, उनसे भी ज्यादा हो जाती है। तो इसका रीजन हम करेंगे नोट जब ग्रुप 13 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है फजान्स रूल। फजान्स रूल हम यूज करते हैं टू डिटरमिन कोवेलेंट नेचर इन एन आयनिक बॉन्ड। अब कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर आ जाता है। ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया है सफिशिएंट टाइम लगा के। जैसे सोडियम और क्लोरीन में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा, इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी, इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं इन दोनों के बीच में, उसको आप आयनिक बॉन्ड बोल देते हो और कहानी यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी। बट क्या ऐसा होता है? नहीं। अब Na पॉजिटिव को लगता है कि नहीं यार, मैंने तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करती है। तो कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। सिमिलरली एनायन का भी न्यूक्लियस ऐसे ट्राई करता है। ये एनायन का न्यूक्लियस है, ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट क्या एनायन का न्यूक्लियस सक्सेसफुल हो पाएगा? एनायन का जो खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो खुद बहुत ज्यादा लूजली बाउंड है, और कैटायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज टाइटली बाउंड। ये आपको पता होने चाहिए। कैटायंस के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट विल बी मोर टाइटली हेल्ड। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज टाइटली बाउंड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा लूजली बाउंड है। तो क्या कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होगा? बहुत कम होता है, बहुत कम डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलती है इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कैटायन। वाइल एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि लूजली बाउंड है और कैटायन बेचारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी शुरू हो जाती है। तो यही जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसी को तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो ये जो बॉन्ड प्योरली आयनिक होना चाहिए था, इसमें कुछ कोवेलेंट नेचर आ जाता है। और कोवेलेंट नेचर कब ज्यादा आएगा? जब आपकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा कैटायन की तरफ खींची चली जाएगी, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा कोवेलेंट नेचर आपको आयनिक बॉन्ड में देखने को मिलेगी। अब वो किस किस पे डिपेंड कर सकती है? चार्ज पे। पहले मेरे को बताओ, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए फॉर पोलराइजेशन? ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए कैटायन पे अगर आप, मैंने दो कैटायंस दिए आपको, एक दिया Li पॉजिटिव और एक दिया बेरिलियम 2 पॉजिटिव। एनायन आपका सेम है, तो कौन ज्यादा स्ट्रांगली एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बेरिलियम 2 पॉजिटिव करेगा। इस केस में पोलराइजेशन ज्यादा आएगी, इसीलिए बेरिलियम के कंपाउंड में आप देखना आपको कोवेलेंट नेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, अब एनायन की बात करते हैं। एनायन ले लेते हैं Cl नेगेटिव एंड सल्फाइड। कैटायन आपका सेम है। पोलराइजेशन किस केस में ज्यादा होगी?
सल्फर के केस में बिल्कुल। रीजन क्या है उसका? S2 नेगेटिव में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, Cl नेगेटिव में रिलेटिवली न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जिनको ये पता नहीं लग रहा वो इस तरीके से सोच सकते हैं, दोनों के पास, क्लोराइड और सल्फाइड, बोथ हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स हैं। तो किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा? क्लोराइड का। सल्फाइड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी लूजली बाउंड। जो लूज है उसको डिस्टॉर्ट करवाना ज्यादा आसान है, उसको पोलराइज करवाना ज्यादा आसान है। तो उस केस में आपको कोवेलेंट नेचर ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैटायन अगर ज्यादा है तब भी ज्यादा कोवेलेंट नेचर, ज्यादा पोलराइजेशन। एनायन पे चार्ज ज्यादा है तब भी आपकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी और कोवेलेंट नेचर ज्यादा आएगा। फिर साइज ऑफ कैटायन। Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इन तीनों में सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे है? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज किस पे है? हाँ, Li पॉजिटिव पे सबसे ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो ये सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कॉज करेगा। K पॉजिटिव का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़े रीजन में डिफ्यूज्ड है, तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस केस में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, इस केस में पोलराइजेशन सबसे कम। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ LiCl और KCl में ज्यादा कोवेलेंट कौन है? LiCl विल बी मोर कोवेलेंट। आप सबको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। आपको मैंने एसीटोन दे दिया एज सॉल्वेंट। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो LiCl उसमें ज्यादा डिसॉल्व करेगा या KCl? एसीटोन में कौन डिसॉल्व करेगा? एसीटोन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, रिलेटिवली उसकी पोलैरिटी बहुत कम रहती है। एसीटोन अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड क्या नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा? नहीं, जो ज्यादा कोवेलेंट है वो डिसॉल्व करेगा ना। ये गलत क्यों बताई जा रहे हो इतने लोग? KCl KCl लिखी जा रहे हो। LiCl की सॉल्युबिलिटी एसीटोन में ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ एनायन। तो आपके पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आपको किस केस में देखने को मिलेगी? जितना बड़ा साइज होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना लूजली बाउंड होगा। इलेक्ट्रॉन्स जितना अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पड़े होंगे वो दूसरे के इन्फ्लुएंस के अंडर उतना इजीली आ सकते हैं और उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन शो कर सकते हैं। तो जितना बड़ा एनायन होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, तो उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा है। अब LiCl छोड़ो, NaCl, NaBr एंड NaI सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा एसीटोन में? सोडियम आयोडाइड। सॉल्युबिलिटी समझा दूं, सॉल्युबिलिटी तो बता रहा हूं बच्चे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसमें कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा, तो जिसमें कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा वो सॉर्ट ऑफ जैसे नॉन पोलर की तरफ टेंड कर रहा है। और नॉन पोलर कंपाउंड किस में ज्यादा डिसॉल्व होना चाहेंगे?
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। आउट ऑफ दीज थ्री NaCl इज मोस्ट आयनिक, सोडियम आयोडाइड विल बी मोस्ट कोवेलेंट। तो अगर तीनों की मैं सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं इन एसीटोन विच इज अ रिलेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो Na इसमें डिसॉल्व करेगा सबसे ज्यादा। ये हम नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में भी देखेंगे, ये यूज करते हैं हम एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में, यही प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी वाली प्रीवियस स्लाइड, ये वाली? नहीं नहीं, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, उतनी ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा कोवेलेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में उतनी ज्यादा, पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ये समझ पा रहे हो जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, कि NaCl की अगर मैं सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं एसीटोन में तो वो कम आएगी, पानी में NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, Na के साथ उल्टा हो जाएगा फिर। हाँ बस क्वेश्चन करते हैं, ये देखो। अच्छा अभी भी इतना कुछ आपको बताने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं आपके लिए। मैंने सोचा जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूंगा, पर आप लोगों को डाउट्स ही बड़े ज्यादा आते हैं। कितना टाइम होने वाला है? 4:45 हो गया, कोई बात नहीं। हाइड्रेशन वगैरह में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप आयंस को वाटर में ऐड करते हो, आयंस और वाटर में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। इन इंटरेक्शंस के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज्ड है, तो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव आने वाली है। तो NaCl को जब आप पानी में डालते हो ना, तो Na पॉजिटिव के आसपास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बहुत सारे, और Cl नेगेटिव के आसपास भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और ऐसा स्वास्तिक बन जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक नहीं बनता है, मैंने ऐसे ही बनाया है। हाइड्रेशन ऑफ कैटायन जब आप देखोगे, तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वाटर का कौन सा वाला एंड उसके पास आएगा? डेल्टा नेगेटिव एंड, मतलब ऑक्सीजन वाला एंड कैटायन के साथ इंटरेक्ट करेगा। और जब आप हाइड्रेशन ऑफ एनायन देखोगे, तो एनायन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके पास कौन आएगा? वाटर का पॉजिटिव वाला एंड। इनको हम आगे जाके आयन डायपोल इंटरेक्शंस भी बोलेंगे। हाइड्रेशन कब ज्यादा होती है? चार्ज ज्यादा होना चाहिए, कैटायन और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, इंटरेक्शन उतनी स्ट्रांग होगी, हाइड्रेशन उतनी स्ट्रांग होगी। फिर साइज जितना छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी, हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने टेस्ट में पूछ लेना है, गलत किया तो फिर देखना। हाइड्रेशन केस में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ये तो रिलेटेड ही नहीं है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आप पी ब्लॉक में दोबारा से मेरे से पूछोगे सर क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो इनर शेल, जो आउटर मोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कई बार बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिलक्टेंस शो करते हैं टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इनर्ट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब हम इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं।
अब जैसे मैंने ग्रुप 14 एलिमेंट्स लिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, दैट इज NS2 NP2। तो कार्बन की ये है, सिलिकॉन की ये है, जर्मेनियम की ये है, टिन और लेड। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे, आप एक चीज रियलाइज कर सकते हो, इनर शेल्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए हैं, डी और एफ वाले, जिनकी शील्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव होती है। शील्डिंग क्या होती है? रिपल्शन कॉज्ड बाय द सेम शेल एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर रिपल्शन कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। अब एस और पी में आप मेरे को बताइए कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कौन ज्यादा न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, कौन ज्यादा पेनेट्रेटेड होता है? एस सबशेल इज मोर पेनेट्रेटेड। एस सबशेल अगर ज्यादा पेनेट्रेटेड है तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड देन द पी इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे आते जाओगे, एस इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलेटिवली मोर एंड मोर टाइटली हेल्ड इन कंपैरिजन टू द पी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा तो उसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो डाउन द ग्रुप रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डिक्रीज करती है। तो यही जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसकी टेंडेंसी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। एज अ कॉन्सिक्वेंस, जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही करते हैं, इसके अलावा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। तो नीचे आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे लेड टिन की कोशिश क्या रहेगी कि वो अपने दो ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में डाले, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज और +4 की डिक्रीज होती जाएगी। लेक्चर में तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा अच्छे से हुआ ही है। ये सारे टॉपिक्स आधा आधा घंटा लगा के लेक्चर्स में कवर हुए हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चे एक ग्रुप में होता है। ग्रुप 13 में अलग देखने को मिलेगा, ग्रुप 14 में अलग देखने को मिलेगा। चलो बस लास्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जल्दी से देख लो क्या होता है। लेफ्ट से राइट जाओगे, पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाओगे, मेटल से आप नॉन मेटल्स की तरफ शुरू मूव करोगे। मेटल्स क्या बनाते हैं? मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। Na2O will be strongly basic, Cl2O7 will be strongly acidic। बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वो सॉर्ट ऑफ एम्फोटेरिक होते हैं। तो कुछ मेटल्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, तो उनकी जो ऑक्साइड्स आती हैं, 2000 एम्फोटेरिक, वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करती हैं, बेसिस के साथ भी। अब ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसका आंसर करो। बहुत बता दिया मैंने, अब आपकी बारी है। देखो, टाइम का कंसर्न नहीं है कि 5:30 पे क्लास ओवर करनी है, मेरे को सिर्फ मेरे लैपटॉप की बैटरी का कंसर्न है कि वो ना खत्म हो जाए। और वो 34% है, मतलब मैं 34 मिनट्स के करीब और पढ़ा सकता हूँ आपको। चलिए आंसर बताइए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किस में है? N पॉजिटिव में। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों ने तो नीचे आंसर देख के बता दिया होगा ना। हाँ, ये आंसर अब गलती से कुछ क्वेश्चंस में आ गए हैं गलती से। चलो, आप मत देखो। अब नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन? नीचे आंसर देख के नहीं बोलना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
फ्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। जो एफ एफ बॉन्ड होता है ना वो सबसे छोटा रहता है, आई आई बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। ये भी हम देखेंगे अभी केमिकल बॉन्डिंग में, यही सब कुछ करना है हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती जाएगी। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ द हैलोजेंस। और नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे साइज ऑफ द एटम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कौन सी होती है विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। आपने एन पॉजिटिव आयन बना दिया किसी तरीके से, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 हो गए। तो एन पॉजिटिव एंड कार्बन एटम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। एल्यूमिनियम नहीं करता, जो सबसे ऊपर आएगा वो नहीं करेगा, जैसे ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। जो इसके साथ वाला ग्रुप है दैट हैज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। तो नीचे आते जाओगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो थेलियम +1 वैलेंसी ज्यादा शो करता है। किसी को मालूम है थेलियम को डकबिल प्लेटिपस भी कहा जाता है? ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 में। डकबिल प्लेटिपस तो आपको पता तो होगा ना, डकबिल प्लेटिपस क्या होता है? ऐसे सी एनिमल है, रहता सी में है बट मैमल है, डक जैसी उसकी चोंच होती है, तो बहुत सारे एनिमल्स की तरह बिहेव करता है ना वो। तो ऐसे ही थेलियम है, ग्रुप 13 की तरह भी बिहेव करेगा, हम देखेंगे अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है वो ग्रुप 13 में। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट अब सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? नीचे वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाले एलिमेंट सबसे कम। एल्यूमिनियम नहीं करता, एल्यूमिनियम +3 में ही कंपाउंड्स बनाता है। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए बिना पढ़े। मैग्नीशियम से आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी लग रही है आपको? 178 किलो कैलोरीज पर मोल। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी लग रही है आप? 348 किलो कैलोरीज पर मोल। दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। रिएक्शंस को आप जैसे जैसे ऐड करोगे उनके एनर्जी चेंजेस वैसे वैसे ही ऐड हो जाएंगे। तो इस एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, टोटल एनर्जी आपको कितनी लगानी पड़ेगी? 526 किलो कैलोरीज पर मोल। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, ये मैं करवा भी चुका हूं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या आपने आइडेंटिफाई करना है? आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। एकदम से जंप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है ना। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी।
तो आपकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो किस में होते हैं? सिलिकॉन में होते हैं। वेरी गुड। स्पैम नहीं करना ऐसे ईशान बहल। एक बारी बस आप आंसर बता दो, मैंने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, अब आयनिक साइज पे आते हैं। पहले भी किसी ने पूछा था। देखो आयोडीन है आपके पास, आई नेगेटिव है, आई पॉजिटिव है। आयोडीन एटम में जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो दीज विल बी मोर टाइटली हेल्ड, साइज इनका कम हो जाएगा। इसका साइज सबसे कम आएगा। जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में न्यूक्लियर चार्ज कम आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो वो लूजली बाउंड होंगे, और जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब बताओ, अब आंसर नहीं गिवन, अब स्लो हो गए हो सब लोग। हाँ, अब उतनी जल्दी से आंसर नहीं ना आ रहे। चलो अच्छी बात है। हाँ, डी है इसका आंसर। चलो ठीक है, मैं मान लिया। अगर मैं ये पूछ लेता कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में चाहिए होती? ए में। देखो, एम नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो सबसे कम एनर्जी लगा के आप इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल सकते हो। यूजुअली ऐसे ही होगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें है? इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ये अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को इतना आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालना अगर चाहते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर डी है। ओके। चलो, लॉ ऑफ ट्रायड्स इज नॉट एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल टू, ये तो आपको सही बताना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जिसने सही बता दिया, देश का अगला प्रधानमंत्री उसे बना देंगे। बहुत ही कम बच्चों ने ठीक आंसर बताया इसका। क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते आप लोग? बी नहीं है इसका आंसर। ए है इसका आंसर। कोई बताएगा किस किस तरीके से बताओगे? बी नहीं है, एजीसीएल नहीं है इसका आंसर। डी भी नहीं है, एजीएफ है इसका आंसर। कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आप फिर चाय चूहे बेचो। कोई बात नहीं, मोदी जी ने 2 टेन्योर अपने पूरे कर लेने, फिर उसके बाद आप जैसे लोगों की जरूरत है फिर। चलो, आप मेरे को इतना बताओ, कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगी? कैटायन तो आपका सेम ही है। इस केस में एनायन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो दिस विल बी मोर कोवेलेंट, दिस इज मोर आयनिक। तो जो ज्यादा आयनिक वो पानी में ज्यादा डिजोल्व करेगा। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पता है या नहीं पता? अगर पता है तो फिर देखो, जो ज्यादा आयनिक वो पानी में ज्यादा डिजोल्व करेगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एजीआई कोवेलेंट है। एजीआई का देखें कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। इनफैक्ट एजीसीएल का, एजीसीएल भी पानी में डिजोल्व नहीं करता, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसका पेल येलो, और एजीआई का येलो प्रेसिपिटेट।
आर्यन पूछ रहे हैं सर एक बार पोलर में बता दो कौन ज्यादा डिसॉल्व होगा। बच्चे यही तो बता रहा हूँ, पोलर सॉल्वेंट में वो आयनिक, जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा। मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत कम रह गई है। मैं वेबकैम ऑफ करके ट्राई करता हूँ, शायद थोड़ा बेटर हो जाए। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जितनी ज्यादा आयनिक नेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में होगी, जितनी ज्यादा कोवेलेंट नेचर उतनी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा ये बताइए, which possesses largest ionic radius? चलो मेरे को लगता है अब सेशन नहीं हो पाएगा, एक्चुअली मेरा लैपटॉप की बैटरी भी बस डाई आउट करने वाली है। तो रिमेनिंग अब जो भी क्वेश्चंस है वो कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।